नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का, और उत्तर मांगे प्रदेश में आज हम बात करेंगे माफिया की। 2024 के लिए भाजपा का एजेंडा तैयार है और अब की बार माफिया पर वार है। भाजपा ने मिशन 24 का शंखनाद उस धरती से किया है जहां कभी बाहुबली, मुख्तार अंसारी और ऋतिक अहमद के खौफ से धरती कांपती थी। 2024 के मिशन के लिए भाजपा ने माफिया पर वार के लिए पूर्वांचल की धरती को चुना है। चुनाव के लिए एजेंडा साफ है। योगी राज में एक के बाद एक माफिया पर कई वार हो चुके हैं। विकास और राष्ट्रवाद के साथ साथ माफिया वाला एजेंडा सेट है और विपक्ष बिना हथियार के अपसेट। आज करेंगे इसी पर चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चौबीस के लिए बिछ गई बिसात। माफिया के गढ़ से भाजपा का शंखनाद। चुनावों के लिए सरकार का एजेंडा तैयार। के जमाने में भी हम पैसा देते थे, मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था, ऊपर से हम पैसा डालते थे, नीचे कटोरे में छेद था, कहीं और जाता था। एक के बाद एक माफिया पर वार। सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए पेशेवर अपराधी और माफियाओं के साथ किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, उसका जीता जागता उदाहरण तो आपका ये गाजीपुर की धरती बना है। बाहुबली के इलाके से ललकार। गलत जगह अगर बटन दब जाए तो माफिया राज आ जाता है। लाचार विपक्ष के पास क्या हथियार। विकास और राष्ट्रवाद से जीतेंगे चुनाव। चुनावों से पहले भाजपा ने खेला दांव। बड़ी तैयारी, बड़ा संदेश। उत्तर मांगे प्रदेश। और माफिया पर नड्डा का प्रहार। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर किस तरीके से 2024 के लिए एजेंडा यूपी में सेट हो रहा है। कल गाजीपुर में जेपी नड्डा ने कहा कि गलत बटन दबाने से माफिया राज आता है और अगर सही बटन दब जाए तो गुंडा राज खत्म हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि बीएसपी सांसद का काम भाई जेल से कैसे निकले, योगी सरकार में माफिया का राज खत्म हो गया। और जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार में माफिया राज खत्म हुआ है और माफिया राज पर योगी भी बरसे। उन्होंने रामचरितमानस का एक दोहा या चौपाई दोहराई। उन्होंने कहा कि गाद तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निश्चर पापी। ये माफिया अपराधी बिना प्रभु की कृपा से नहीं मरेंगे। और किस तरह की कार्रवाई हो रही है गाजीपुर, इसका उदाहरण, सीधा निशाना उनका माफिया की तरफ था। और इसके साथ ही साथ प्रयागराज, मेरठ में और वाराणसी के जो बड़े अधिकारी, उनके साथ बैठक भी हो रही है इसी माफिया राज को खत्म करने के लिए। आज से तो चर्चा करते हैं। आलोक वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भाजपा, और थोड़ी देर में हमारे साथ सुची विश्वास जुड़ेंगी, प्रवक्ता कांग्रेस। डॉक्टर अजीज खान भी जुड़ेंगे, सपा प्रवक्ता हैं। सबसे पहले आलोक जी आपके पास आ रहे हैं, ये बताइए कि जो माफिया राज पर कार्रवाई की बात आ रही है, चाहे प्रयागराज हो, मेरठ हो, वाराणसी हो, गाजीपुर हो, तमाम कार्रवाई हुई है, लेकिन विपक्ष का कहना यह रहता है कि आप लोग कार्रवाई चुन चुन कर करते हैं। आप भले ही कह रहे हैं कि 2024 का एजेंडा माफिया को खत्म करना है, लेकिन जो आपके करीबी है उस पर बुलडोजर आपका नहीं चलता है। जो भी गुनहगार हैं, उत्तर प्रदेश को जो पीछे ले जाना चाहते हैं, कानून की नज़र में जो अपराधी हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलता है। और अगर इसका सही जवाब अगर देने की बात है तो मुझे लगता है कि लिटमस टेस्ट जनता की अदालत में होता है। 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ था, बुलंद तरीके से हमने जीत हासिल की थी। 36-37 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई मुख्यमंत्री रिपीट हुआ था उत्तर प्रदेश में। और इसलिए रिपीट हुआ था क्योंकि हमने शानदार काम किया, चाहे वो माफिया के क्षेत्र में हो, चाहे आम आदमी को बढ़ाने की बात हो, चाहे जो वंचित तबका है उसकी बेहतरी के लिए किस तरीके से काम किया जाए, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाए, इस पे इसकी चिंता सरकार कैसे करे। तो मुझे लगता है जो परिवर्तन आया था 19 मार्च 2017 के बाद 5 सालों में, वो परिवर्तन उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा और उसी का असर है कि योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। देखिए इससे पहले होता क्या था, पिछले 15 सालों में 19 मार्च 2017 कांग्रेस
2024 के लिए एजेंडा सेट हो रहा है। पूर्वांचल से शुरुआत भी बीजेपी ने कर दी है। कल चाहे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें बीजेपी की या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, दोनों माफिया राज पर बरस रहे थे और उन्हीं को निपटाने के लिए तमाम बैठकों का दौर भी चल रहा है। अब क्या मानती हैं कि जो अपराध की मुक्ति है या माफिया राज को मिटाने का मामला है, ये 2024 में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? नहीं, बिल्कुल शुरू कर दिया है। वो तो काफी पहले से शुरू कर दिया था, जब से टेनी का बचाव किया। और अमित शाह जी बता रहे थे कि प्रदेश में दूरबीन से बाहुबली नहीं दिखाई दे रहा है और बगल में टेनी खड़े थे। और अब तो नकल माफिया, भू माफिया, शिक्षा माफिया, खनन माफिया, वन माफिया सभी इनकी पार्टी में शामिल हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के भारतीय माफिया पार्टी रख देना चाहिए। तो अब जब जंगल में सब शामिल ही हो गए हैं, तो अब साधु संतों का नाम ही तो ब्रजभूषण शरण सिंह है, साधु संतों का नाम ही तो कुलदीप सेंगर है, साधु संत ही चिन्मयानंद थे और साधु संत थे एमजे अकबर। तो ये दुराचारी, अत्याचारी, अनाचारी लोगों की पार्टी है। ये 24 घंटे 12 महीने 365 दिन सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार के मोड में रहते हैं और कैसे भी कैसे न सत्ता प्राप्त करना ही इनका मूल उद्देश्य है। और जहां कहीं भी लोकतंत्र की विजय हो, जनता अपना जनादेश व्यक्त करे, वहां किस प्रकार से खरीद फरोख्त के माध्यम से हॉर्स ट्रेडिंग करा, किसी भी तरह से मतलब खरीद फरोख्त करके लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को गिरा कर कैसे अपराधियों, माफियाओं और बाहुबलियों को सत्ता में लाकर स्थापित किया जाए और देश की संपत्ति और संस्कृति का दोहन किया जाए, यही भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र मैनिफेस्टो है। देखिए, एक लंबी लिस्ट सुची जी ने गिना दी और वो उस जिक्र घटना का कर रही हैं कि मंच पर टेनी जी खड़े थे और गृह मंत्री कह रहे थे कि दिखता नहीं है माफिया यूपी में। देखिए, माफिया यूपी में सुची जी अगर देखना चाहें तो 19 मार्च 2017 के पहले 15 सालों तक सपा और बसपा की सरकार थी। उत्तर प्रदेश के हालात क्या थे? मैं तो कह रहा हूं कि जब अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लोगों ने बनाया या समाजवादी पार्टी को जिताया, तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव के चेहरे को जिताया, लेकिन भरोसा नहीं था कि वो उत्तर प्रदेश को उसी तर्ज पे ले जाएंगे जिस तर्ज पे पहले समाजवादी पार्टी ले जाती रही है। मुख्तार अंसारी वैसे ही एक इलाके में राज करते थे, पूर्वांचल के लोगों से आप नहीं, आलोक जी आप सुची जी के सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो एक व्यक्ति उसको पुलिस ढूंढ रही है, वो क्रिकेट खेलता हुआ दिख जाता है। नहीं, देखिए, सारे सवालों का जवाब मैं दे रहा हूँ सुची जी की। उस समय किस तरीके के हालात थे पहले ये भी तो देख लें। जब अखिलेश यादव जी का 5 साल का समय था, कितने दंगे हुए थे? 500 दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। मुजफ्फरनगर दंगा आपको अच्छी तरीके से याद है, किस तरीके से मंत्री ने वहाँ के एक दरोगा को फ़ोन किया। मुझे इतराज़ नहीं कि उन्होंने फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन अगर इस बात पर किया होता कि जो अगर अपराधी है उसको जेल में डाला जाए और जो गुनहगार नहीं है उसको बाहर रखा जाए, तो मुझे लगता है कि एक मंत्री का काम ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मुझे लगता है कि जो शासन उस समय का था उसी को ख़त्म करने की कोशिश जनता ने की है। और लगातार अगर भारतीय जनता पार्टी बेहतर कर रही है तो निश्चित रूप से हम अच्छा कर रहे हैं। 2014 में हमने शानदार जीत उत्तर प्रदेश में हासिल की, 2019 में हमने शानदार जीत हासिल की। इससे पहले जो विधानसभा का इलेक्शन था उस समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के लोगों ने सपोर्ट किया। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को दिख रहा है ना साहब, आपकी नज़रों से क्रिमिनल्स को नहीं देखा जाएगा। कानून अपना काम करती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बस एक आलोक जी, आपने अभी भी उस पर बात नहीं की, हाथ बांधा नहीं, चाहे वो टेनी जी पर सवाल था या फिर प्रशासनिक सिस्टम उनका सवाल जो पुलिस ढूंढ रही थी लेकिन क्रिकेट खेल रहे थे, पूरे प्रदेश ने वीडियो देख लिया, तो उन लोगों क्या वो कार्रवाई के दायरे में नहीं है? मुझे लगता है नहीं, अगर जो वर्दी जिसको ठीक समझेगी उस पर कार्रवाई करेगी साहब। जो भी अपराधी होगा, कानून की नजर में अपराधी होगा, गिरफ्तार होगा। देर सवेर हो सकती है लेकिन कोई बख्शा नहीं जाएगा भारतीय जनता पार्टी के शासन में। 6 साल का ये इतिहास रहा है। आज मुख्तार अंसारी कहाँ है? जेल में है। अतीक अहमद कहाँ है? जेल में। इनके यहाँ तो एक मंत्री हुआ करते थे, बुंदेलखंड में नदियों का जो दोहन करते थे और मंत्री सदन में बैठकर जो व्याभिचार करते थे। आलोक वर्मा जी, आप चले जाइए, कहना चाहेंगे जालौन में आप चले जाएंगे ना, क्यों बैठे थे आप? आज भी चले जाइए जालौन, आप चले जाएंगे तो आपकी आंखों से यकीन हट जाएगा, अपनी आंखों से, किस तरीके से वहां पर खनन हो रहा है। वो खेल तो अभी भी चल रहा है आलोक जी, अभी मैं देख के आया हूं 15 दिन पहले। नहीं खेल, अरे खेल की कोई तस्वीर भी दिखाइए ना, आपके पास चैनल है, कई बार तस्वीर आपके पास चैनल है, आपके पास मीडियम है, तस्वीरें तमाम बार दिखाई जा चुकी हैं। जो भी तस्वीर आपने दिखाई होगी
जो भी तस्वीर दिखाई होगी, मैं नहीं कह रहा हूं कि कहीं इक्का दुक्का कुछ नहीं होता होगा, लेकिन सिस्टम का कहीं कोई सपोर्ट, किसी इस तरीके के किसी काम में सिस्टम का सपोर्ट नहीं है। ठीक है सुजीत विश्वास जी, जो गड़बड़ हो रहा है उसमें सिस्टम लेकिन एक समय ऐसा था जब आप तस्वीर भी दिखाते थे तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती थी। गायत्री प्रजापति क्या करते थे, कहां पैसा जाता था गायत्री प्रजापति का? ठीक है सुजीत जी जवाब ले लेते हैं। ये आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, आपने स्पष्ट देखा कि एक भी प्रश्न का उत्तर उन्होंने वाजिब और माकूल नहीं दिया। आपने आम कहा तो वो इमली, अंगूर, अमरख, पूरी सारी फलों की लिस्ट बताई, लेकिन एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। देखिए अभी मैंने पहले ही कहा कि समस्त जो अपराधियों के साथ जो इनका साठ-गांठ है, जो इनका नेक्सस है, और ये वर्तमान की आप क्या बात करते हैं, क्लीन चिट दे देकर तो इन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जी के मुकदमे हो साक्ष्यों के अभाव में बरी, ब्रजेश पाठक जी के मुकदमे हो साक्ष्यों के अभाव में बरी, माननीय होम मंत्री जी का रिकॉर्ड छोड़ा, गृह मंत्री की बात कर लें, चाहे प्रधानमंत्री की बात कर लें, चाहे लॉ मिनिस्टर, ये तो इनकी परिपाटी है, ये इनका पैटर्न है। ये हाथरस जाते हैं, वहाँ पीड़िता के पेट पे, उसके पिता को पेट पे लात मारते हैं, पीड़िता को पेट्रोल से फूंक देते हैं। गायत्री प्रजापति के बारे में भी जरा बता दीजिए, जरा उनको भी बता दीजिए, उनको संरक्षण किसने दिया था, उनके ऊपर किसका हाथ था, जरा ये भी बता दीजिए। गायत्री प्रजापति का नाम भी ले लीजिए जरा सा, जो आज जेल में हैं, जो आपके मंत्री हुआ करते थे, उनके बारे में भी जरा बता दीजिए। कोई कारण भी नहीं है, अरे उन पर भी बता दीजिए साहब कि हमें हाथरस में क्या करना है, हमें लखीमपुर में क्या करना है, हमको मुजफ्फरनगर में क्या करना है, हमको शिमला कब बनाना है, हमको 80-20 कब करना है, हमको कटुता कब बढ़ानी है, हमको वैमनस्यता कब बढ़ानी है, हमको सांप्रदायिकता कब बढ़ानी है, हमको कम्युनल क्लैशेस को बढ़ावा कब देना है। तो इनका सेट पैटर्न है। अरे जो लोग राम मंदिर के चंदे में चोरी करके चंपत हो जाते हैं और उस चंपत राय को संघ जाकर के क्लीन चिट दे देता है, ऐसे शेमलेस लोगों को जो तमाम दंगों में आरोपी के बाद क्लीन चिट हो जाते हैं, तो मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती। तमाम लोग संवैधानिक पदों पर अरे सुजीत जी गायत्री प्रजापति पे भी कुछ कह दीजिए, लेकिन इनके जरा उस पर भी कुछ कह दीजिए। वो कौन थे अखिलेश शासन में कौन थे? आपने उनको मंत्री क्यों बनाया था? आपको जनता लाइक नहीं कर रही है, समाजवादी पार्टी को का साथ उत्तर प्रदेश के लोग नहीं दे रहे हैं, तो क्यों नहीं दे रहे हैं, जरा ये भी बता दीजिए। जरा मुख्तार अंसारी के बारे में भी बता दीजिए। आलोक वर्मा जी, सुची जी कांग्रेस से हैं, भी जरा उनका वर्णन कर दीजिए। जरा डीपी यादव के बारे में भी जरा बता दीजिए। आलोक जी, सुची जी कांग्रेस से देना साहब। अखिलेश यादव जी सबसे पहले, बिल्कुल अखिलेश यादव जी सबसे पहले कांग्रेस के साथ ही गए थे, दोनों नौजवान साथ साथ चुनाव लड़ रहे थे। जरा उस पर भी बताइए ना, क्या सोच करके आप उनके साथ गए थे? ठीक है। अच्छा सुजीत विश्वास, ये बताइए कि ये जो कानून व्यवस्था के नाम पर जो भी हुआ है, चाहे वो मुख्तार अंसारी को नेस्त नाबूद करने की बात हो, अतीक अहमद को नेस्त नाबूद करने की बात हो, या तमाम जो माफिया हुए हैं, क्या ये तारीफ नहीं हो सकती इस चीज की कि भले ही चंद लोग हुए, लेकिन हुए ये इतने बड़े थे कि इनसे सरकार और सिस्टम भी नहीं लड़ पाते थे? देखिए, सत्ता, सरकार, सिस्टम, शासन, प्रशासन, इनका सभी निजी महत्व है। जो गलत है, जो अनाचारी है, उसको निश्चय ही आप दंडित करें, लेकिन जैसे ही वो आपकी पार्टी में शामिल हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी गंगा है क्या कि बस उसमें डुबकी लगाते ही आपके सारे जो पाप है वो धुल जाते हैं, आप पुण्य के अधिकारी हो जाते हैं, आपकी सारी जांचें बंद हो जाती हैं, आपके मुकदमे खत्म हो जाते हैं, सब जगह फाइनल रिपोर्ट लग जाता है, आपको फौरन ठेका पट्टा टेंडर हो जाता है, आप फौरन। तो आप देखिए, सभी मनुष्य हैं, सभी में सांस है ना, सभी को भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिया है और सभी संविधान के दायरे में आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य होना क्या इस बात का प्रमाण है कि आपके नाम पर आधा दर्जन मुकदमा भी पंजीकृत हो? अगर सजा होने का प्रावधान है तो फिर चंपत राय से लेकर धनंजय सिंह पर बराबर लागू होना चाहिए। फिर तो ब्रजभूषण शरण सिंह भी एक सामान्य व्यक्ति है। किस आधार पर वो 5 बार के लोकसभा सांसद और 3 बार के फेडरेशन के चेयरमैन होने के बाद खिलाड़ियों के साथ वो होटल में रुकते थे? कभी इस बात पे वो क्यों नहीं किया गया? अगर खुल के खिलाड़ी रो नहीं पा रहे, कह नहीं पा रहे और अभी तक व्यक्ति पदमुक्त नहीं हो पा रहा है, तो आप समझिए, तो ये जो लोग पदों पे बैठे हैं वो ट्रोलर हो गए हैं, वो अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, आम आदमी पे उंगली उठा रहे हैं। आलोक वर्मा जी, सुची का सीधा कहना, सुची जी का ये कहना है कि कार्रवाई हो रही है और अगर गलत व्यक्ति पर कार्रवाई होती है तो उसका विरोध भी नहीं है, लेकिन कार्रवाई हो तो सब पर हो, ये नहीं कि जिससे हित जुड़ा है उस पर नहीं होगी और जिससे हित सध रहा है उस पर हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के समय में, योगी जी के शासनकाल में जो भी गुनहगार है उसको सजा मिलती है, वो कानून के फंदे में आता है।
योगी जी ने जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने पुलिस के अधिकारियों से ही मीटिंग की। उन्होंने यही कहा कि आप आज़ाद हैं, जो कानून सम्मत काम हो वो कानून सम्मत तरीके से होना चाहिए। और इसी वजह से अगर आज उत्तर प्रदेश बदला बदला सा आपको दिख रहा है, आज देश दुनिया के कारोबारी उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहे हैं, आज मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे जो माफिया हैं वो जेल के भीतर हैं, और जितने भी दूसरे अपराधी हैं वो या तो उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर हैं या फिर जेल में चले गए हैं। आज जो आपको सुनहरा उत्तर प्रदेश दिख रहा है, जो बदला उत्तर प्रदेश दिख रहा है, जो चमकता हुआ उत्तर प्रदेश दिख रहा है, वो इस वजह से भी दिख रहा है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में माफिया नहीं है, माफिया डरे हैं, सहमे हैं, उनको सत्ता का सपोर्ट नहीं मिलता है। पहले क्या होता था, चाहे वो बसपा का समय हो, चाहे समाजवादी पार्टी का समय हो, जो माफिया होते थे सत्ता का संरक्षण पाते थे, और सत्ता का संरक्षण पा करके अपने अपने इलाकों में अपना अपना गढ़ चलाते थे। वहाँ से जो पैसा आता था निश्चित रूप से पार्टियों में जाता था। ये एक इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश का। आज आप इक्का दुक्का मामलों को आप कोई निचला लीडर जरूर हो सकता है कुछ कर रहा हो, लेकिन वो भी डरा सहमा है। मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा है जहां हर अपराधी डर के अपना काम छोड़ चुका है। आज चाहे गाजीपुर चले जाइए, चाहे गोरखपुर चले जाइए, चाहे आजमगढ़ चले जाइए, आपको उस तरीके के अपराधी आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। बात करेंगे और बात करेंगे कि 2024 की जब बात हो रही है तो कानून व्यवस्था के साथ साथ और कौन से मुद्दे हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली और चुनौती के लिए सब तैयार हैं, उन चुनौतियों पर भी बात करेंगे। और 2024 की हम बात कर रहे हैं, माफिया पर वार, बीजेपी का एजेंडा तैयार। लेकिन सुची जी, जिस तरीके की परिस्थितियां हैं 2024 में सभी को अपनी अपनी जो स्थिति मजबूत करनी है, कांग्रेस का एजेंडा क्या रहेगा, आप किस पर फोकस करेंगे? क्योंकि बीजेपी को तो ये समझ में आ गया है कि जो कानून व्यवस्था का मामला है वो लोगों को पसंद आ रहा है, और आप जमीन पर जाइए तो लोग इसकी बात करते भी हैं। लेकिन कांग्रेस किस एजेंडे पर आगे बढ़ेगी 2024 के लिए? नहीं, बीजेपी को समझ में ये नहीं आ गया है कि कानून व्यवस्था का मसला है। बीजेपी ये समझ गई है कि कम्युनल क्लैश और कम्युनिटी डिवीजन जितना ज्यादा होगा, जितना जबरदस्त पोलराइजेशन किया जाएगा, उतना हमारी सत्ता सुरक्षित है, उतना लोग सवाल नहीं करेंगे ना गब्बर सिंह टैक्स पर, ना डिमोनेटाइजेशन पर, ना आर्थिक भगोड़ों पर, ना आरबीआई की स्थिति पर, ना ईडी सीबीआई के दुरुपयोग पर, ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर। तो ये उनकी पॉलिसी है। और जहां तक हमारी बात है, चाहे वो 24 का चुनाव हो, चाहे वो आने वाला वक्त हो, चाहे बीते हुए 70 सालों का काल हो, हमने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की है और आज भी हम उन्हीं मूल्यों पर टिके हैं। हम पुनः बात कर रहे हैं आर्थिक असमानता की, और श्रीमान राहुल गांधी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस धरती को नाप कर ये पुनः प्रूव किया है कि कांग्रेस की विचारधारा देश की विचारधारा है। और देश को जोड़ने की दिशा में हमने जिन विषयों को उठाया, चाहे वो आर्थिक असमानता हो, चाहे अर्थव्यवस्था की दुर्गति हो, चाहे महिलाओं के साथ अत्याचार हो, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे ये तमाम सारे होने वाले स्कैम्स हो, चाहे लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकारों को गिराने की बात हो, चाहे हमारे सोशल फैब्रिक को डैमेज करना हो, चाहे पीस को एस्टैब्लिश करने की बात हो, या मतलब हर विधा, हर सेगमेंट, हर जाति, हर धर्म, हर विषय और हर प्रदेश को छूते हुए विगत 2014 के बाद से जिस तरह का टॉक्सिक हेट्रेड नुमा एक नकली सपने, झूठे वादे, छल प्रपंच और बवंडर का जो माहौल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पैदा किया गया था कि वही जगत गुरु बनाने का वादा किया था और 80 करोड़ परिवारों को 5 किलो चावल और 1 किलो चने की लाइन में लगा। यानी कि आपका कहना है कि कांग्रेस का एजेंडा झूठ के खिलाफ है? बिल्कुल झूठ के खिलाफ है, नफरत के खिलाफ है। आप लोग माफिया बोल रहे हैं कि माफिया पर वार, लेकिन वो कह रहे हैं झूठ पर वार करें। गाल बजाने से काम चल जाता तो कांग्रेस का काम चल गया होता, मोदी जी का भी चल गया होता। अगर हकीकत की बात पे वो करते कांग्रेस के हमारे साथी। अरे सुन तो लीजिए, अरे अब सुन तो लीजिए जरा हकीकत की जमीन पर उतरिए ना। 2019 में आपकी हालत क्या हुई आपको पता नहीं है क्या? बताने की जरूरत है क्या? 80 सीटों में, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में सिर्फ आपकी अध्यक्षा ही जीत पाई रायबरेली से। आपके राहुल गांधी भी अपने गढ़ में टिक नहीं पाए। तो मुझे लगता है कि जरा होश की दवा कीजिए और देखिए कि हकीकत की जमीन कहां है, हकीकत के हालात क्या है। अरे साहब गाल बजाने से राजनीति में काम चल जाता तो सभी गाल बजा लेते। गाल बजाने से सियासत में काम नहीं चलता, हकीकत की जमीन पर उतर के काम करना होता। हकीकत की सुची जी, अब सुन लीजिए
सुची जी सुन देशवासियों लीजिए। के हित की अरे बात आपको करिए सुन ना। तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। मुझे सुन लगता रहे हैं, लेकिन मैं आप जानता हूँ बातें- आपको चोट लग रही होगी, मैं जानता हूँ आपको चोट लग रही होगी, लेकिन जरा हकीकत भी देखिए ना। लेकिन आलोक वर्मा जी, एक सवाल मेरा भी है। एक सवाल मेरा भी आलोक वर्मा जी, आप लोग जब बीजेपी के उदय की बात करते हैं तो आप लोग और आपके बड़े नेता हमेशा कहते हैं कभी हमारी 2 सीटें थी और आज पूरे प्रदेश में, आज पूरे देश में हम छाए हुए हैं। तो अगर कोई 1 सीट वाला है तो उसका आप लोग मजाक क्यों उड़ाते हैं? लोकतंत्र है, कब जनता मेहरबान हो जाए उन पर कोई पता है क्या? तो मजाक तो मत उड़ाई, कम से कम 1 हो 2 हो क्या फर्क पड़ता है? अरे मित्र बिल्कुल ठीक नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मैं ये उनको हकीकत का आईना दिखा रहा हूँ। कह रही हैं कि 2014 से लगातार हम जनता के मुद्दे उठा रहे थे। अरे साहब, जनता के मुद्दे अगर आप उठा पाते, करीने से उनकी बात रख पाते, तो मुझे लगता है कि जनता आपको कुछ सीटों के तौर पे भी, जब आप जनता के बीच जाते थे तो कुछ वोट के तौर पे भी आपको कहीं समर्थन मिलता। उत्तर प्रदेश में आपकी अध्यक्षा जीत नहीं पाई। राहुल गांधी कहां कहां भाग रहे हैं, आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में, केवल उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, 80 सीटों में आपको 1 सीट मिलती है। 2019 में भी पिछले चुनाव में, और आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं। 2024 में आप कहते हैं कि आपकी यात्रा को जन समर्थन मिल रहा है। अरे साहब, आ जाने दीजिए 2024 जी 2024 बिल्कुल ठीक है इस पर। लेकिन सुची विश्वास जी, कभी इनको जो बात वो आलोक जी कह रहे हैं वो जवाब दीजिएगा, लेकिन यूपी विधानसभा से पहले प्रियंका गांधी जी आई, उन्होंने बड़ी बड़ी सभाएं की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला, सशक्तिकरण की बात हुई, वो पूरी एक्टिव रही। लेकिन जैसे ही विधानसभा का परिणाम आया, एक बार फिर से उनका उत्तर प्रदेश से संपर्क कट गया। ये क्या संपर्क जो बार बार कट जाता है उससे आपकी प्लानिंग थोड़ी कुंद पड़ती है क्या? देखिए, 40% महिलाओं को टिकट देने का निर्णय साहसिक नहीं था, दुस्साहसिक था। क्या पूरे भारतवर्ष में किसी भी राज्य के किसी भी दल में यह सामर्थ्य है कि 40% महिलाओं को टिकट दे सके? और उसमें वो उन्नाव पीड़िता के भी जोड़ रहे हैं, तो वो आशिक। तो आप सोचिए, समाज को सशक्त करने में समय लगता है, और हमने बहुत बड़े कालखंड तक देश में सत्ता में रहे हैं, और हमारे लिए सत्ता सेवा का माध्यम रही है। अगर हमें भी ऐसे 2 सरकारें चुन चुन कर गिरानी होती, तो ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय से लेकर और आज तक का समय आया है, ऐसा नहीं होता। जो पैटर्न, जो पॉलिसी, जो सिस्टम को गवर्न करने का तरीका, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को डैमेज करते हुए देश को डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप तक ले जाने का प्रोसेस है, दोनों डिफरेंट है। ये समझने की जरूरत है। अभी गाल बजाने वाली बात करी, मैं अपनी तरफ से ये मुहावरा नहीं इस्तेमाल करती, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने गाल बजाने के अतिरिक्त देश में कुछ किया ही नहीं है। यही मैंने कहा ना कि 2012 के बाद से सभी चैनलों के माध्यम से 2G, 3G, स्पेक्ट्रम, ये चुनाव, ये घोटाला, संबित पात्रा, बड़ी बड़ी डिजिट, ढेर सारे जीरो लगा के बाद में पता चल गया कि ट्रिलियन में कितना जीरो है। कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ IT सेल, प्रोपेगेंडा मशीनरी, टेलर डॉक्टेड वीडियोस और तमाम प्रक्रिया के माध्यम से एक ऐसा विरोधाभास बनाने की कोशिश की गई। और जो संसद का पैर छू के प्रधानमंत्री जी संसद में घुसे थे, और फिर वो उनका मनोहारी प्रोजेक्ट, चाहे सेंट्रल विस्टा हो, चाहे वो 8000 करोड़ का उनका विमान हो, चाहे राफेल की दलाली हो, चाहे पेगासस का स्नूप गेट हो, चाहे गब्बर सिंह टैक्स हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन का स्कैम हो, और आप ब्रजभूषण शरण सिंह पर दुनिया सवाल उठा रही है। जय शाह जैसे लोगों को क्रिकेट बोर्ड में बैठा दिया है। सिर्फ और सिर्फ देश में वसूली हो रही है, वसूली हो रही है, वसूली ठीक हो है। रही है। यानी कि दोनों तरफ से अपने दावे और आरोप हैं, और जनता भी सब देख रही। देखने वाली बात होगी कि जनता के मन में क्या एजेंडा चल रहा है। सुशी जी बहुत धन्यवाद, आलोक जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो माफिया पर वार की जो रणनीति है भाजपा लेकर आगे चल रही, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हमारे भी अपने मुद्दे, हम झूठ के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं जनता पर। उत्तरवांग प्रदेश में फिलहाल ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।